एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो यहाँ पे आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एनटीए अभ्यास जो आपका ऐप है उसमें से जो फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी हम ढेर सारे सवाल जो हैं डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारे सवाल डिस्कस कर चुके हैं एनटीए के। यदि आप अभी तक चेकआउट नहीं कर पाए उनको तो हमारे चैनल पर NKCSir_IITD पर आप जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन पर आप जाएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा एनटीए अभ्यास नाम की प्लेलिस्ट मिलने वाली है, एनटीए अभ्यास। ठीक है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। उसमें ढेर सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे जेई मेन के लिए। ठीक है, तो आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए उन सारे सवालों की। और हम दोबारा से अपना फेज 2 जो है इसका स्टार्ट करने जा रहे हैं। सवाल है हमारे पास ऐसा, देखने से ऐसा लग रहा है कि ये इंस्ट्रूमेंट वाले चैप्टर से पूछा गया है कि वोल्टेज को मेजर करने के लिए क्या क्या जो है कुछ जुगत लगानी पड़ेगी यहाँ पे। A constant 60 volt supply is connected across the two resistors as shown in the diagram. To calculate the reading of the voltmeter which has a resistance of 200 kilo ohm. तो यहाँ पे एक 400 किलो ओम का रेजिस्टर है, एक 200 किलो ओम का रेजिस्टर है और यहाँ पे 200 किलो ओम का वोल्टमीटर है। आइडियली जो वोल्टमीटर है उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, बट दिस वोल्टमीटर राइट हियर is not ideal voltmeter. So we have to do this in a very basic manner, very fundamental manner. इस सवाल को हमें सॉल्व करना होगा। तो हमें रीडिंग बतानी है बेसिकली। तो 60 वोल्ट का जब पोटेंशियल डिफरेंस हम लगाएंगे तो कुछ करंट यहां से पास होगा और कुछ करंट यहां से पास होगा और करंट जो है यहां पे डिवाइड होने वाला है दो पार्ट में। यहां पे करंट मान लेते हैं I1 के बराबर है और यहां पे करंट जाएगा I2 के बराबर। सिमेट्री से कह सकता हूं दोनों जो करंट हैं बराबर होने वाले हैं। तो ये यदि करंट I है तो ये I/2 हो जाएगा, ये भी करंट I/2 के बराबर हो जाने वाला है। तो मैं I/2 आधा करंट इनटू इसका रेजिस्टेंस I इंटू R यदि मैं कैलकुलेट कर लूं तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा वोल्टमीटर के अक्रॉस और वही रीडिंग यहां पे आने वाली है। तो पहले टोटल करंट निकाल लेते हैं और टोटल करंट काम कर देंगे आधा और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, तो हमें रीडिंग जो है यहां से मिल जाने वाली है। तो चलिए करंट निकालते हैं। करंट निकालेंगे, टोटल वोल्टेज जो हमने इस पूरे सिस्टम के अक्रॉस लगाया है 60 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 200 और 200 कितना हो गया 100 और 400 सीरीज में कितना हो गया 500 किलो ओम। सो 500 किलो ओम यहां पे मैंने लिख दिया है 500 किलो ओम, ये वोल्ट में है, नीचे 2 भी है तो ये 1000 हो गया। और यहां पे रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 किलो ओम से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो किलो ओम से किलो ओम कैंसिल आउट हो जाता है, 1 2 3 मिल जाता है तो आपको मिल जाता है यहां से आंसर 12 वोल्ट के बराबर। तो रीडिंग जो है वोल्टमीटर की दैट विल बी इक्वल टू 12 वोल्ट। ठीक, आसान था। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में मुझे आपको बताना है। अनअकैडमी सुपर 20 ये एक इवेंट है जिसमें जो कि नवंबर 30 से दिसंबर 12 तक चलेगी। इसमें 2 टेस्ट होंगे, उनके बेसिस पे जो टॉप 500 रैंकर्स होंगे उनको इन पर्सन 2 डेज का बूट कैंप प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होगा बूट कैंप में? पर्सनलाइज स्कोर बोर्ड होगा, एनालिसिस सेशन होंगे बाय टॉप एजुकेटर्स और आपको इसमें 100% स्कॉलरशिप जीतने तक का मौका मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सब अनअकैडमी के द्वारा बियर किए जाएंगे इस 2 दिन के बूट कैंप में। ठीक है ना, इसमें गाइडेंस होगा, स्टडी प्लान होगा, ट्रिक्स होंगी टॉप एजुकेटर्स के द्वारा जिन्होंने टॉप रैंकर्स को पढ़ाया, जो भी अनअकैडमी से रैंक्स आई है। ठीक है बच्चों, और एक बात और बतानी है, ऑल स्टार क्रैश कोर्स 3.0 ये नया बैच स्टार्ट किया गया है 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें 4 महीने में पूरा सिलेबस कराया जाएगा ताकि आप 12th क्लास में उन बच्चों के साथ आ जाओ जो बहुत पहले से रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि आप में और उनमें कोई अंतर ना रहे। ठीक है ना, तो ये बैच 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, 4 महीने पूरा सिलेबस, और ये उन बच्चों के लिए है जो JEE 2023 में देंगे, यानी कि 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से जल्दी इसके लिए एनरोल कर लीजिए। थैंक यू। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आपसे कहता है कि रेन ड्रॉपलेट्स आर फॉलिंग इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। अ साइक्लिस्ट इज मूविंग इन नॉर्थवर्ड डायरेक्शन विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। द रेन ड्रॉपलेट्स विल अपीयर टू द साइक्लिस्ट टू बी कमिंग फ्रॉम। तो यहां आप देख सकते हैं कि रेन ड्रॉपलेट्स के बारे में बताया गया है, आर फॉलिंग इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि
जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड की यदि बात करें, यानी कि स्टेशनरी ग्राउंड के लिए मैं बात करूं यहां पे रेन की वेलोसिटी की, वो किसके बराबर है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और 5 मीटर पर सेकंड के बराबर है। ठीक है, इसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं VR, वेलोसिटी ऑफ रेन। वेलोसिटी ऑफ मैन हमें पता है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की यदि बात करें, वेलोसिटी ऑफ मैन वो कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकंड के बराबर, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में थी और ये है टुवर्ड्स नॉर्थ जो है ये हमारे पास है इसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, इसका मैग्नीट्यूड है, इसे मैं लिख देता हूं VM के बराबर। तो हमसे पूछा गया है कि द रेन ड्रॉपलेट्स विल अपीयर टू द साइक्लिस्ट, साफ साफ पूछा गया है कि साइक्लिस्ट, यदि हम साइक्लिस्ट ऑब्जर्व कर रहा है चलते हुए उन रेन ड्रॉप्स को, तो उनकी वेलोसिटी का डायरेक्शन हमें बताना है, यानी कि हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन, या इसको ऐसे लिखा जा सकता है VR माइनस VM, ये हमें कैलकुलेट करना है, डायरेक्शन बस कैलकुलेट करनी है। ठीक है, डायरेक्शन बस हमें कैलकुलेट यहां पर करनी है। तो एक बार सवाल देख लीजिए, यहां पे ये हमारे पास साइक्लिस्ट है और ये साइक्लिस्ट मूव कर रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, तो मैं मान लेता हूं कि ये जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, दिख रहा है यहाँ पे, नहीं दिख रहा, अच्छा रेड पे रेड ही लिखिएगा, ये है साहब आपका नॉर्थ डायरेक्शन, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, और भी कॉन्ट्रास्टी कलर ला सकते हैं, नॉर्थ, अब ठीक है, ठीक है, तो ये नॉर्थ है, ये हो गया आपके पास साउथ, ये हो गया आपके पास नॉर्थ से लेफ्ट में हो गया हमारे पास वेस्ट, और ये हो गया हमारे पास ईस्ट, ये हो गया हमारे पास अपवर्ड, और ये हो गया हमारे पास डाउनवर्ड। ठीक है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये अपवर्ड हो गया, और ये डाउनवर्ड हो गया। तो ये 6 जो हैं हमने डायरेक्शंस बना दी हैं। अब जो वेलोसिटी है इस पर्सन का वो 10 मीटर पर सेकंड है इस डायरेक्शन में, 10 मीटर पर सेकंड इसका डायरेक्शन है। जो रेन ड्रॉप गिर रही हैं, वो गिर रही हैं नीचे की तरफ, वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है, 5 मीटर पर सेकंड। अब हमें कौन सा वेक्टर निकालना है, हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, और इसे लिखा जा सकता है VR माइनस VM के बराबर। तो बेसिकली हमें ये वाला जो वेक्टर है और इस वेक्टर का सब्ट्रैक्शन जो है कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन निकालने के लिए इन दोनों वेक्टर्स को आप टेल टू टेल ज्वाइन कर लेंगे। तो मैं इस वेक्टर को उठा के यहां पे रख देता हूं, तो यहां पे मैंने इसको रख दिया है, ये वेलोसिटी, या हमें मिल गया यहां पे ये वेलोसिटी ऑफ मैन, और ये है वेलोसिटी ऑफ रेन। इन दोनों का डिफरेंस VR माइनस VM हमें मिलने वाला है इस तरीके से। ये जो है हमारे पास ये मिलेगा VR माइनस VM, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो आप इस को निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, सिंपल एक तो ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किया जा सकता है कि ये वाला जो है वेक्टर 5 है, ये वाला वेक्टर का लेंथ 10 है, ये बेसिकली एक हाइपोटेनस है, तो हम निकाल सकते हैं कि 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड तो आराम से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो VR का स्क्वायर प्लस VM का स्क्वायर का अंडर रूट हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, कितना आ जाएगा, 100 प्लस 25 का अंडर रूट, 100 प्लस 25 अंडर रूट ऑफ 125 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। लेकिन हम इंटरेस्टेड हैं किसमें, हम डायरेक्शन में इंटरेस्टेड हैं। और आप ऑप्शन यदि देखेंगे तो ऑप्शंस कुछ ऐसे दिए हुए थे इसमें कि अबव द नॉर्थ होराइजन के इतना ऊपर। अब एक बार आपको इस समझने की जरूरत है कि नॉर्थ होराइजन का मतलब क्या है। ठीक है, यहां आप देख सकते हैं, यहां पे एक पर्सन है और ये पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है। लेट्स से ये जो पर्सन है ये नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है, तो ये वाली जो लाइन है ये कहलाएगी आपके पास 0 डिग्री होराइजन वाली लाइन है, ये 30 डिग्री होराइजन वाली लाइन है, ये 60 डिग्री होराइजन वाली लाइन है, और ये 90 डिग्री होराइजन वाली लाइन है, इसे जेनिथ कहा जाता है, जेनिथ वाली लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है। तो रेन जो है हमने देखा यहाँ पे रेन जो है ऐसे करके आ रही है, रेन जो है ऐसे करके आ रही है, यानी कि कहीं कुछ ऐसे करते हुए ये रेन जो है आ रही है। तो बेसिकली हमें ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है, ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है।
ठीक है, तब हम बता पाएंगे कि कितना होराइजन से एंगल ये बन रहा है। तो यहाँ पे देखें सवाल में ध्यान से, हमें ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है कि कितना एंगल है ये थीटा, समझ गए, या फिर कह सकते हैं कि ये एंगल हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये थीटा मुझे पता चल जाएगा, थीटा मुझे पता चल जाएगा, थीटा इस हॉरिजॉन्टल लाइन से इस लाइन का एंगल पता चल जाएगा, देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल से इस लाइन का एंगल पता चल जाएगा। मान लीजिए ऐसे आ रही होती तो ये वाला एंगल ही हमें चाहिए। तो टेन थीटा, ये थीटा जो है इस थीटा के बराबर है और यहां से मैं टेन थीटा लिख सकता हूं बड़ी आसानी से। यहां लिखिए इसके पेंट पे, टेन थीटा इज इक्वल टू इस वाले ट्राइंगल में आप देखिए, इस वाले ट्राइंगल में टेन थीटा, देखिए जब आपको ट्राइंगल दिख गया है तो आप इन वेक्टर को भूल जाइए कि किस तरफ है किस तरफ है, बस ये आपके लिए ट्राइंगल होना चाहिए। ये वाली साइड हमें पता है, ये वाली साइड जो है 10 के बराबर है, ये वाली साइड 5 के बराबर है, तो 5/10 यहां पे मैं लिख सकता हूं, tan थीटा इज इक्वल टू 5/10 इज इक्वल टू 1/2। तो यहां से थीटा आपको मिल जाता है tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2 आपको ये एंगल मिल जाता है। और ये नॉर्थ वाले होराइजन से इतना एंगल बना रही हैं जो रेन ड्रॉप्स हैं, जो इस पर्सन को फील हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया, ये जो पॉइंट समझ में आया कि होराइजन है ये जेनिथ है और होराइजन से एंगल जो है कैसे कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपके दिमाग में ये जो इमेज है एकदम ये एच हो जाए आपके दिमाग में। ठीक है, आप कभी भी जिंदगी में कंफ्यूज ना हो कि यार ये कौन सा एंगल एक्चुअल में पूछ रहा है। ठीक है, सवाल आपको समझ में आया तो वीडियो जरूर लाइक करिएगा, वीडियो बहुत जरूरी है लाइक करना। ठीक है, तभी जो है आगे वो प्रोपोगेट हो पाए। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, सवाल में आपको दिया हुआ है, a hollow cylinder of mass m made heavy at its bottom is floating vertically in water. It is tilted from its vertical position through an angle theta and is left. The restoring force acting on it is equal to. तो आपसे पूछा गया है कि restoring force कितना उसके ऊपर लगेगा यदि उसे वर्टिकल पोजीशन से टिल्ट कर दिया जाता है एंगल थीटा से। तो सवाल जो आपसे पूछा गया है उसको एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि हमारे पास एक हॉलो सिलेंडर है जिसका बॉटम को हैवी बना दिया गया है, यानी कि जो मैक्सिमम मास है, जो इसका मैक्सिमम मास है वो इसके बॉटम में प्रेजेंट है, वो इसके बॉटम में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे बॉटम जो है ये हैवी है, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि इसका ऑलमोस्ट सारा ही मास जो है वो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड है। आप इमेजिन कीजिए कि डिस्पोजेबल ग्लास आप लोगों ने यूज किया होगा। ठीक है, बाहर जा रहे हैं, स्ट्रीट फूड खा रहे हैं, तो एक डिस्पोजेबल ग्लास होता है जिसका वेट, जिसका मास बहुत ज्यादा कम होता है, और उसमें आपने मान लीजिए मरकरी भर दिया है, थोड़ा सा मरकरी भर दिया है, लेट्स से 20-50 ml 100 ml जो है आपने मरकरी भर दिया है। तो 100 ml मरकरी भरने के बाद क्या होगा कि जो उसका बॉटम है वो काफी ज्यादा हैवी हो जाएगा, लेकिन जो ग्लास का जो टॉप मोस्ट सेक्शन है ये बहुत ज्यादा लाइट रहने वाला है और ये वाला पार्ट काफी हैवी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि जो मैक्सिमम ऑलमोस्ट सारा जो मास है वो यहां पर प्रेजेंट है। अब इसे पानी में जो है डुबो दिया जाता है तो ये फ्लोट करता है। तो मैं मान लेता हूं कि टोटल लेंथ जो है इस सिलेंडर की वो कैपिटल एल के बराबर है। इसका जो पूरा लेंथ है वो कैपिटल एल के बराबर मैं मान लेता हूं, और जो इसका पार्ट पानी में डूबा हुआ है उसे मान लेता हूं मैं स्मॉल एल के बराबर। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लेता हूं ए के बराबर। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्यों माना है? बिकॉज मुझे यहाँ पे बायंसी वगैरह यहाँ पे लिखना होगा, तो बायंसी लिखते समय मुझे वॉल्यूम लिखना होगा कि सबमर्ज्ड पार्ट का वॉल्यूम जो है कितना, सबमर्ज्ड पार्ट का वॉल्यूम है कितना। डेंसिटी ऑफ वाटर मान लेते हैं रो डब्ल्यू के बराबर है। अब आप ध्यान से देखिए, इसका फ्री बॉडी डायग्राम, अब ध्यान से देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम। इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? इसका सेंटर ऑफ मास होगा जहां पे सबसे ज्यादा मास रखा हुआ है, तो लगभग यहां इसका सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास के ऊपर हम ग्रेविटेशनल फोर्स पूरा लगा सकते हैं mg के बराबर। जो इस ऑब्जेक्ट का शेप है उसका जो सेंटर है वहां पे सेंटर ऑफ बायंसी होने वाला है। जो पार्ट डूबा हुआ है उसका जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ बायंसी कहलाएगा, और सेंटर ऑफ बायंसी पर फोर्स लगेगा, बायंसी फोर्स Fb इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड। ये वाला जो वॉल्यूम है आपको लिखना है, लिखेंगे आप L इंटू A इंटू आ जाएगा आपके पास G, तो ये वॉल्यूम सबमर्ज्ड है। तो जितना बायंसी फोर्स इसके ऊपर लग रहा है उतना ही mg के बराबर फोर्स लग रहा है। अब पूरा सिस्टम इस पोजीशन में इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू L, दिस इज सबमर्ज्ड वॉल्यूम, इंटू G इज इक्वल टू mg इक्वेशन नंबर 1।
अब यदि इस सिलेंडर को टिल्ट कर दिया जाता है एंगल थीटा से, इसे टिल्ट कर दिया जाए एंगल थीटा से, तो आपको कुछ ऐसा शेप यहां पे मिलने वाला है। तो कुछ ऐसा आपको यहां पे देखने को मिलेगा और इसका ये वाला जो पार्ट है वो हैवी है काफी ज्यादा, और इसका जो लेंथ अब डूबा हुआ जो होगा, इसका लेंथ जो डूबा हुआ होगा वो आप देख सकते हैं इसके बराबर होगा, मैं मान लेता हूं इसे L डैश के बराबर। ठीक है, ये जो एंगल है वर्टिकल से वो एंगल थीटा के बराबर है, ये एंगल है थीटा, और ये वाली लेंथ कितनी थी, L के बराबर थी। तो मैं L और L डैश में बता सकता हूं क्या रिलेशन है। तो यहां लिखेंगे हम L डैश cos थीटा इज इक्वल टू L, और यहां से मिल जाता है L डैश इज इक्वल टू L अपॉन cos थीटा। अब यहाँ पे FBD बनाइए, आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। तो फ्री बॉडी डायग्राम यदि आप बनाते हैं तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के ऊपर लगेगा फोर्स mg के बराबर, और जो इसका सेंटर ऑफ बायंसी है, इसका सेंटर ऑफ बायंसी है, उस सेंटर ऑफ बायंसी के ऊपर फोर्स लग रहा होगा FB डैश, क्योंकि अब वॉल्यूम जो सबमर्ज है वो इंक्रीज हो चुका है। देखिए ये हमारे पास लेंथ कम थी यहाँ पे, अब लेंथ ज्यादा सबमर्ज है, इसका मतलब वॉल्यूम जो है सबमर्ज वॉल्यूम वो इंक्रीज हो चुका है, इसका मतलब जो बायंसी फोर्स है वो इंक्रीज हो चुका है। तो FB डैश में लिख सकता हूं डेंसिटी ऑफ वाटर into volume which is submerged now, which is L dash into A, which is L upon cos theta into A, L upon cos theta into A into G। तो ये हमारे पास नया बायंसी फोर्स है, and you can clearly see that this force is greater than this force। सबको समझ में आ रहा है कि नीचे cos theta से डिवाइड कर रहे हैं, cos theta 1 से लेके 1 से छोटी होती है इसकी वैल्यू, तो 1 से छोटी वैल्यू है, तो इसका मतलब ये वाली जो क्वांटिटी है ये बड़ी होने वाली है इससे। तो एक एक्सिस फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में मिल रहा है और वही हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो रीस्टोरिंग फोर्स हमें मिल रहा है, वो कह सकते हैं कि वो एक्सिस फोर्स है। एक्सिस फोर्स कितना आ जाएगा, रो W LAG बाय cos थीटा माइनस mg। ये एक्सिस फोर्स, ये रीस्टोरिंग फोर्स इस सिलेंडर के ऊपर लग रहा होगा वर्टिकल डायरेक्शन में। अब ये वाली जो क्वांटिटी है mg के बराबर है, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास mg अपॉन cos थीटा माइनस में mg, और आपको आंसर मिल जाएगा, mg कॉमन ले लीजिए, मिल जाएगा 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 इंटू mg। ये रीस्टोरिंग फोर्स इस सिलेंडर के ऊपर लग रहा होगा जो इसको वापस वर्टिकल पोजीशन लाने में हेल्प करेगा। ठीक है, हेल्प कैसे करेगा एक बात भी आप देख सकते हैं कि ये आपके पास सेंटर ऑफ बायंसी है, ये आपके पास सेंटर ऑफ मास है, तो एक टॉर्क जो है सेंटर ऑफ मास के अबाउट यहाँ पे डेवलप होने वाला है। सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क इस डायरेक्शन में डेवलप होगा यहाँ, और इसलिए ये जो है ये टिल्ट हो जाएगा, वापस उस पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है।